इसे पीपल्स कार के नाम से प्रमोट किया गया, जो प्रोग्रेस और इनोवेशन की एक मिसाल थी। मगर वोक्सवैगन की पॉलिश सरफेस के नीचे एक ऐसी कहानी छुपी है जो कभी सोची भी नहीं जा सकती। एक कहानी जो अडोल्फ हिटलर के विजन से शुरू हुई और हजारों लोगों की एक्सप्लॉयटेशन और मौत पर खत्म हुई। वोक्सवैगन आजकल दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल्स कंपनीज में से एक है। ऑडी, लैम्बोर्गिनी, बेंटले, बुगाटी और पोर्शे ये सब इस कंपनी के प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं जो दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। दुनिया भर की दूसरी कंपनीज की तरह वोक्सवैगन की भी डिसेप्शन, स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर और क्रूएलिटी की एक तारीख रह चुकी है। जैसा कि जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 में एलाइड पावर, ब्रिटेन, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स के हाथों बुरी तरह शिकस्त के बाद ज्योग्राफिकली और इकोनॉमिकली मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। और जर्मन्स को हर तरह से जलील किया जा रहा था, जिससे हर तरफ मायूसी का अंधेरा था और लोगों के पास ना खाने के लिए ब्रेड बची थी और ना ही रहने के लिए घर। और वो एलाइड पावर की तरफ से हर तरह की पाबंदियां फेस कर रहे थे कि इन हालात में एक शख्स भीड़ से निकलकर सामने आया जो रिवाइवल, प्रॉस्पेरिटी और यूनिटी की बात करने लगा, जिसने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की तरफ से लिमिटेशन को अबॉलिश करके अपने लोगों के लिए ऐसे इकदाम किए कि लोगों ने उसे अपना लीडर समझना शुरू कर दिया, जिसे आज दुनिया अडोल्फ हिटलर के नाम से जानती है, जिसने अपने लोगों को एक कार देने का फैसला किया जिसे वोक्सवैगन बीटल का नाम दिया गया। वोक्सवैगन सिर्फ कार बनाने वाली कंपनी ही नहीं थी, बल्कि ये हिटलर की जालिम दुनिया का एक हिस्सा भी थी, जिसने लोगों की मिजरी और डेथ से फायदा उठाया। बीटल कार और फेमस वोक्सवैगन बस इसी तारीकी में बनाई गई थी। वोक्सवैगन को आज दुनिया भर में पसंद तो बहुत किया जाता है, लेकिन इसकी रूट्स एक डार्क स्टोरी सुनाती हैं जो ताकत, लालच और तरक्की के नाम पर तबाह की गई जिंदगियों से भरी हुई है। वोक्सवैगन बीटल और बस को हिस्टोरिकली समझने के लिए चलिए वर्ल्ड वॉर 1 से शुरू करते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब जर्मनी को इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ने जर्मनी पर एक भारी फाइन लगा दिया, जो आजकल की करेंसी में $33 बिलियन से भी ज्यादा बनता था। हाइपर इन्फ्लेशन ने लोगों की सेविंग्स तक को खत्म कर दिया और अनएम्प्लॉयमेंट दिन ब दिन बढ़ने लगी, जिससे जर्मन लोग उम्मीद और एक ऐसे लीडर के लिए डेस्परेट होने लगे जो उनके मुल्क की पुरानी शान को दुनिया में बहाल कर सके। इसी डेस्परेशन का फायदा उठाते हुए 1930 में हिटलर ने इक़्तिदार संभाल लिया और उसने ऐसी पॉलिसीज बनाना शुरू की जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना और जर्मनी को ग्लोबल स्टेज पर लाना था। और उसकी पॉलिसीज का सेंट्रल विजन यानी मरकजी हिस्सा ट्रांसपोर्टेशन को मॉडर्नाइज करके जर्मनी को सेल्फ सफिशिएंट बनाना था, जिससे वोक्सवैगन यानी पीपल्स कार की बर्थ हुई। 1937 हिटलर की डिक्टेटरशिप में वोक्सवैगन एमबीएच के नाम से एक कंपनी बनाई गई, जिसका काम जर्मन्स के लिए कार बनाना था, जिसका स्लोगन था सोसाइटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द जर्मन पीपल्स कार, जो बाद में वोक्सवैगन के नाम से मशहूर हुई। ये आइडिया बिल्कुल ही ओरिजिनल नहीं था। हिटलर अमेरिका में हेनरी फोर्ड की सक्सेस रेशियो से काफी मुतासर था। फोर्ड की असेंबली लाइन मॉडल ने ऑटोमोबाइल्स को अमेरिकन के लिए इजी टू बाय बनाया था, जिसकी वजह से हिटलर भी जर्मन्स के लिए कुछ ऐसा ही चाहता था। हिटलर ने फर्डिनेंड पोर्शे नामी इंजीनियर को एक ऐसी ही कार बनाने का कहा जो काबिल एतमाद और सस्ती हो, जिसे बाद में पीपल्स कार कहा गया। हिटलर ने वोक्सवैगन का विजन सिर्फ एक कार कंपनी के तौर पर ही नहीं किया था, बल्कि ये एक तरह का प्रोपेगेंडा टूल था, जिसके जरिए उसने कार के नाम पर लोगों की सेविंग्स को अपनी वारफेयर स्ट्रेटेजी में लगाना था। और हुआ भी यही। जर्मन लोगों से कलेक्ट किए गए फंड्स को उसने नाजी वार मशीन की प्रोडक्शन में लगाना शुरू कर दिया और पीपल्स कार की बजाय मिलिट्री व्हीकल्स लाइक क्यूबल वैगन और स्किम वैगन की प्रोडक्शन करी गई। वर्ल्ड वॉर 2 तारीख की सबसे बड़ी वार साबित हुई, जिसमें 30 से ज्यादा कंट्रीज शामिल थे। 1939 नाजी जर्मनी ने अपनी खोई हुई इज्जत को बहाल करने के लिए पोलैंड पर हमले शुरू कर दिए ताकि अपनी खोई हुई जमीन को वापस दोबारा हासिल किया जा सके, जिससे एक बार फिर एलाइड पावर और एक्सेस पावर में जंग शुरू हो गई।
और जैसे जैसे जंग बढ़ने लगी, वोक्सवैगन ने नाजी हुकूमत की अट्रॉसिटीज में अहम किरदार अदा किया, जिसमें 15,000 यानी 15,000 से ज्यादा फोर्स लेबर, जिनमें जंगी कैदी और कंसंट्रेशन कैंप डिटेनीज को प्रोडक्शन लाइन में ब्रूटल कंडीशन का सामना करना पड़ा। ये वर्कर्स मुसलसल खौफ में रहते हुए 12 घंटों की शिफ्टों में काम करते थे और प्रॉपर फूड ना मिलने पर बहुत से वर्कर माल नर्श होने की वजह से अपने अंदर एक सर्वाइवल की जंग लड़ रहे थे। 1945 में जब वर्ल्ड वार 2 खत्म हुई तो कंपनी की तरफ से वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करने पर इन्वेस्टिगेशन की गई, मगर अकाउंटेबिलिटी को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया और जंग में शिकस्त के बाद एलाइड पावर की तरफ से जर्मन्स को मॉरली और फाइनेंशियली बैंकरप्सी का सामना करना पड़ा, जिसमें जर्मनी का काफी सारा इलाका ऑक्युपाइड कर लिया गया और सारी की सारी इंडस्ट्रीज डिसमेंटल्ड कर दी गई। और एलाइड पावर की तरफ से जर्मनी को सबक सिखाने के लिए वोक्सवैगन को भी डिसमेंटल करने का प्लान बनाया गया। तहम ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर मेजर इवान हिरिस ने बीटल डिजाइन में पोटेंशियल देखते हुए वोल्फ्सबर्ग में दोबारा इसकी प्रोडक्शन शुरू कर दी, जो पहले हिटलर के लिए एक प्रोपेगेंडा प्रोजेक्ट था। 1950 के आखिर तक जर्मनी की नेशनल इकोनॉमिक रिकवरी में एक कॉर्नरस्टोन बनकर सामने आई, जिसे बाद में इंटरनेशनल फेम मिलने लगा और एफिशिएंसी, अफोर्डेबिलिटी और रिलायबिलिटी की मिसाल बन गई। डिसेप्शन, फोर्स लेबर और स्लेवरी के साथ साथ वोक्सवैगन ने होलोकॉस्ट अट्रॉसिटीज में भी काफी रोल प्ले किया था और जूइश प्रिजनर से भी फोर्सफुली काफी ऑड जॉब्स करवाई थी। कई सदियां गुजरने के बाद 1990 में पहली बार वोक्सवैगन कंपनी की तरफ से एडमिट किया गया कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान कंपनी कैसे फोर्स लेबर में इन्वॉल्व थी और बाद में एक कंपनसेशन फंड भी जारी किया गया। वोक्सवैगन की डार्क स्टोरीज हमें एक अहम सबक सिखाती है कि प्रोग्रेस विदाउट ह्यूमैनिटी इज नो प्रोग्रेस एट ऑल एंड द लेसन इज सिंपल, पावर मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। हुकूमत हो, कारपोरेशन हो या कोई इंडिविजुअल हो, हमें ये याद रखना चाहिए कि तरक्की से इंसानियत की तरक्की होनी चाहिए, इसकी एक्सप्लॉइटेशन नहीं। व्यूअर्स, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।